नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमानमल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो प्रथम प्रश्न पत्र आपका है उसमें हम कवि धर्मवीर भारती जी की रचना कन्नुप्रिया को पढ़ रहे हैं। और कन्नुप्रिया के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में अच्छी प्रकार से समझाया था, बताया था। कन्नुप्रिया का मतलब होता है कन्नु माने कृष्ण यानी कान्हा, कान्हा की जो प्रिया है यानी राधा का इसमें जो है गीत है लिखा हुआ है। इसमें पहला जो गीत है उसका पहला पद हम पढ़ चुके हैं। आज इसी पहले गीत का इधर जो पद है ये पहला गीत का दूसरा पद है। पहला गीत का दूसरा पद हम लेते हैं यहाँ पर ये, और ये है दूसरा गीत। ठीक है, दूसरा गीत है वो इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो कन्नुप्रिया के पहला गीत जो हम लेकर के हाजिर हैं। एक पद हमने पढ़ लिया है, आज हम दूसरा पद लेते हैं पहले गीत का। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित कन्नुप्रिया के पहले गीत से शीर्षक से उद्धृत है, ऐसा आप प्रसंग में लिखेंगे। और इस पद में प्यारे विद्यार्थियों जो है धर्मवीर भारती जी ने ये वीणा के जो वीणा नहीं प्यारे विद्यार्थियों अशोक के जो वृक्ष को लक्ष्य करके सुंदरी का कथन है वो वर्णन है वो किया गया है। और वह अशोक वृक्ष से कहती है, यानी इसमें सुंदरी है कोई, वो सुंदरी अशोक के वृक्ष को लक्ष्य करके कह रही है कि काफ़ी दिनों से जब सुंदरी अपने पैरों के प्रहार से इस वृक्ष पर क्या करती है, प्रहार करेगी, तभी वह क्या होगा, पल्लवित पुष्पित होगा, फूल लगेंगे और खिलेगा, ये मान्यता बता रही है। तो यहाँ पर वो सुंदरी है अशोक को जो वृक्ष है, कौन सा वृक्ष है यहाँ पर, अशोक के वृक्ष को, अशोक वृक्ष को संबोधित करती हुई कह रही है सुंदरी। क्या कह रही है, कौन कह रही है, सुंदरी कह रही है कि वह जब वो पैरों का स्पर्श करवाएगी तभी क्या होगी, वो पुल्लवित पुष्पित होगी। कौन, ये अशोक का वृक्ष। इस संदर्भ में बात कर रही है कि अब देखिए कि फिर भी तुम्हें याद नहीं आया, सुंदरी कह रही है फिर भी तुम्हें याद नहीं आया तब तुमको मेरे इन जावक रचित पाँवों ने, तब तुमको इन जावक रचित पाँवों ने केवल ये स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ, केवल ये स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ, तुम्हारे ही रेसे रेसे में सोई हुई, और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी। कौन कह रही है, सुंदरी कह रही है, किसको लक्ष्य करके, अशोक को, कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूंगी। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे, कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे, ये तुम क्यों कहते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों ये प्रसंग आप लिख ही देंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित कन्नुप्रिया के पहले गीत से उद्धृत है। और इसमें सुंदरी है वो अशोक के वृक्ष को लक्ष्य करती हुई कहती है, क्या कहती है, अशोक वृक्ष को कहती है सुंदरी कि फिर भी तुम्हें याद नहीं आया। सुंदरी कह रही है कि मैं जो धरती के तत्व के रूप में मैं तुम्हारे भीतर ही समाई हुई थी। सुंदरी कह रही है अशोक के वृक्ष को कि मैं धरती के सारे जो तत्व होते हैं तत्वों के रूप में मैं तुम्हारे भीतर ही समाई हुई थी, ये बात तुम्हें स्मरण नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, इसलिए फिर भी तुम्हें याद नहीं आया यानी तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि मैं तुम्हारे ही भीतर समाई हुई हूँ, और तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी भान नहीं रहा, तुम्हें पता नहीं चला। ठीक है, इस बात का तुम्हें पता नहीं चला कि मैं तुम्हारे अंदर पहले से ही विद्यमान हूँ। तुम्हें याद नहीं रहा कि तुम जब बसंत ऋतु आई तब मैं, बसंत ऋतु जब आई तो
जैसे और पौधे हैं वो पुष्पित और पल्लवित होते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी स्वयं ही पुष्पित और पल्लवित हो जाओगे अशोक के वृक्ष। जैसे और वृक्ष बसंत ऋतु के समय पल्लवित और पुष्पित हो जाते हैं, उसी प्रकार से तुम भी स्वयं ही पल्लवित और पुष्पित हो जाओगे। ये बात तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं है, तुम्हें इस बात का स्मरण नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही समाई हुई हूँ, और इस बात का जब स्मरण नहीं हुआ तब तुमको मेरे इन जावक रचित पाँवों ने, जावक का अर्थ होता है महावर, जो कि पैरों में लगाया जाने वाला लाल अंगराग होता है, या फिर मेहंदी हम कह सकते हैं, मेहंदी। तो मेहंदी रचे पाँव, मेहंदी रचे पाँव में, पैरों ने, ठीक है, पाँव ने केवल ये स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ। जब मैंने तुम्हारे, हे अशोक के वृक्ष, मैंने जब मेहंदी से रचे हुए ये जो पैर तुम्हारे ऊपर स्पर्श करवाया, चरण प्रहार करवाया, तो इसलिए मैंने ये तुम्हें स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ। यह सुंदरी कह रही है अशोक को कि मैंने अपने जो मेहंदी रचे हुए पाँव थे उनका स्पर्श करके तुम्हें यह बता दिया कि मैं तुम्ही में ही हूँ, तुम्हारे भीतर ही समाई हुई हूँ। ये बात कह रही है कौन? सुंदरी। किसको? अशोक वृक्ष को। और क्या कह रही है कि तुम्हारे ही रेसे रेसे में सोई हुई, तुम्हारे रेसे रेसे में, अशोक के वृक्ष, मैं तुम्हारे रेसे रेसे में, तुम्हारे एक एक जो तने डालियों शाखाओं सभी में मैं तुम्हारे भीतर समाई हुई हूँ, तुम्हारे ही रेसे रेसे में सोई हुई हूँ। ये तुम्हें इस बात का तुम्हें क्या करवा दिया? स्मरण, याद करवा दिया कि मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे रेसे रेसे में मैं सोई हुई हूँ, अर्थात विद्यमान हूँ, ठीक है। तो तुम्हारे ही अंदर में प्रत्येक रेसे रेसे में मैं सोई हुई, इस बात का तुम्हें क्या करवा दिया? स्मरण करवा दिया। अब क्या आ गया है? और अब समय आ गया है। अब समय क्या आ गया है? बसंत ऋतु आ गई है, बसंत काल आ गया है, बसंत ऋतु आ गई है, बसंत काल आ गया है। इसीलिए बसंत ऋतु में जब सारे पौधे, पेड़ पौधे सब खिलेंगे, पुष्पित पल्लवित होंगे, तो मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी। अब बसंत ऋतु आ गई है तो सभी पेड़ पौधे खिले हुए हैं, विकसित हैं, पुष्पित पल्लवित और फलदार होने लगे हैं। इसीलिए मैं भी तुम्हारी नस नस में, तुम्हारी रग रग में पंख पसार करके उड़ूंगी। पंख पसार करके उड़ने का तात्पर्य क्या हुआ कि मैं अब जो है तुम्हारी सौरभ या सुगंध बन करके, फूलों की कलियों की सुगंध बन करके उड़ूंगी, सुगंध बन करके उड़ूंगी, ठीक है, फैलूंगी। ये अर्थ इसका हो जाएगा। कौन कह रही है? सुंदरी कह रही है कि मैं अब, हे अशोक के वृक्ष, अब जब बसंत ऋतु आ गया है तब तुम पूरी तरह से खिल जाओगे, विकसित हो जाओगे, पुष्पित पल्लवित हो जाओगे, तुम्हारी कलियां खिल जाएगी। तब मैं तुम्हारी कलियों के, तुम्हारे फूलों के रूप में सुगंध बन करके चारों ओर पंख फैला करके उड़ूंगी। आगे देखिए, और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूंगी। सुंदरी कह रही है कि अशोक के वृक्ष, मैं फिर जब तुम इस बसंत काल में जब पूरी तरह से तुम खिल जाओगे, तब मैं तुम्हारी डाल डाल में, तुम्हारी डाल डाल में, शाखाओं में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बनकर, तुम्हारे लाल लाल कलियों की गुच्छों के रूप में फिर मैं क्या करूंगी? खिलूंगी। तुम्हारे इन प्रत्येक डाली पर और जो लाल लाल कलियों के जो गुच्छे बन करके मैं खिलूंगी। ये बात कह रही है। कौन कह रही है? सुंदरी। किसको कह रही है? प्यारे विद्यार्थियों, अशोक वृक्ष को कह रही है कि मैं फिर तुम्हारी प्रत्येक डाल पर लाल लाल रंग की कलियों के गुच्छों के रूप में खिलूंगी। फिर कह रही है कि ओ पथ के किनारे खड़े, हे रास्ते में, हे मार्ग में खड़े हुए अशोक के वृक्ष, हे मार्ग में खड़े हुए अशोक के वृक्ष, छायादार पावन अशोक वृक्ष, हे पवित्र, पावन मैंने पवित्र, हे छायादार, बहुत अधिक घनी छाया देने वाले पवित्र अशोक वृक्ष, तुम मार्ग पर खड़े हुए रहते हो, हे पथ के किनारे खड़े रहने वाले
घनी छायादार पवित्र अशोक के वृक्ष, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े हो? कि तुम ये क्यों कहते हो कि मैं तुम्हारी, सुंदरी कह रही है कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में, हे अशोक के वृक्ष, तुम कितने जन्मों से यूं पुष्पहीन, फूलों से रहित खड़े हुए हो। अर्थात अभी तक तुम पुष्पित नहीं हो पाए हो, केवल तुम मेरे चरणों का स्पर्श करना चाहते या प्रहार कराना चाहते हो, उसके बाद ही तुम पुष्पित और पल्लवित होना चाहते हो। या इस प्रकार से ये भाव प्रकट किए हैं कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा जन्मों से कर रहे हो, मेरे ही पाद स्पर्श की प्रतीक्षा में यूं ही खड़े हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक सुंदरी की परिकल्पना यहाँ पर अशोक के वृक्ष के लिए की गई है कि अशोक का वृक्ष जो है ये तो एक तरह से बहाना मात्र ही है कि जब सुंदरी के ऊपर प्रहार करेगी तो ही पुष्पित और पल्लवित होगा, लेकिन जब सारे पौधे, पेड़ पौधे बसंत ऋतु के आने पर पुष्पित और पल्लवित होते हैं, तो सुंदरी का इस पैरों का स्पर्श करवाना तो मात्र एक बहाना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो फिर ये सुंदरी कह रही है कि फिर तुम इतने वर्षों से क्यों पुष्प से हीन रहे हो, क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर व्यक्त हुआ है। और साथ ही साथ सौंदर्य का जो तत्व होता है प्यारे विद्यार्थियों, वो प्रत्येक वस्तु में विद्यमान रहता है। सौंदर्य है वो प्रत्येक वस्तु में विद्यमान होता है, जो समय आने पर, अच्छे अवसर आने पर ही वह फिर पुष्पित या पल्लवित या प्रकाशित होता है। प्रत्येक वस्तु का जो सौंदर्य होता है वह, जैसे हम मानव के रूप में अगर बात करें, अवस्था के अनुसार जो है मानव शिशु अवस्था से, तरुण अवस्था से, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, फिर युवा अवस्था तक पहुंचता है, तो उसका यौवन चरम सीमा पर होता है, तो वह बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, एक शिशु का सौंदर्य अलग है और एक युवा का सौंदर्य अलग है। तो इस प्रकार से समय आने पर जो है मूल सौंदर्य है उस शिशु के अंदर विद्यमान है। मूल सौंदर्य जो शिशु है या प्रत्येक प्राणी है वह उसमें विद्यमान है। जैसे एक छोटा सा पौधा फूल का ले रहे हैं, तो छोटा सा पौधा जब उगा है तो वह इतना अधिक आकर्षित नहीं कर रहा, और जब वह थोड़ा सा विकसित होकर के जब वह तरुण हो जाता है और उस पर फूल खिलने लग जाते हैं, तब वह बहुत सुंदर दिखता है। तो वो जो सुंदरता थी वो उस मूल तत्व में विद्यमान रहती है, समय आने पर, अवसर आने पर वह प्रकाशित, पल्लवित होती रहती है। तो ये बात इसमें कहना चाहते हैं, तो ये भी बात आप लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर भाव व्यक्त हैं कि अशोक का वृक्ष का जो सौंदर्य तो तत्व है या फिर पुष्पित होने की क्षमता उसके मूल में है। अशोक के मूल में ये सुंदरता या उसके पल्लवित पुष्पित होने की क्षमता उसके अंदर विद्यमान है। वो सुंदरी का जो पैर स्पर्श करवाना है वो तो मात्र एक बहाना है। ये जो है कवियों ने एक बहाने के रूप में इस बात को जिक्र किया है। ठीक है, सुंदरी का पाद स्पर्श करना तो केवल बहाना है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार परिकर अलंकार है। जैसे पुनरुक्ति प्रकाश में एक ही शब्द बार बार आता है, अर्थ एक का एक ही रहता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे नस नस है, या फिर और कहाँ आया है एक जैसा गुच्छे गुच्छे, गुच्छे गुच्छे, लाल लाल, इन पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और परिकर अलंकार है, साथ ही साथ परिकर अलंकार है। भाषा शब्दावली तत्सम प्रधान है, शब्दावली तत्सम प्रधान है। ठीक है, भाषा शैली भावाभिव्यक्ति प्रखर है। इस प्रकार से हम बातें लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ ये पद समझ में आ गया होगा। अब अगला पद लेते हैं, दूसरा गीत से है ये। पहले गीत के कितने पद हैं? दो, दोनों मैंने करवा दिए हम। अब ये दूसरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा गीत का पहला पद देखते हैं कि ये जो अकस्मात आज मेरे जिस्म के सितारे के एक एक तार में तुम झंकार उठे हो। सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे, कि तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को, पोर पोर को अवगुंठन में ढककर तुम्हारे सामने गई। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाज से आरक्त मुंह छिपा लिया है। मुझे तुझसे कितनी लाज आती थी, मुझे तुझ
से कितनी ला जाते थे। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों दूसरे पद में वीणा रूपी नायिका बात कह रही है। क्या है? वीणा रूपी नायिका है, और वीणा रूपी तो है नायिका और संगीत रूपी है नायक। संगीत रूपी नायक। तो अब ये वीणा रूपी नायिका कह रही है, ये बात कह रही है। वीणा रूपी नायिका क्या कह रही है देखिए इस पद में। तो पहले प्रसंग में आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद्यांश कविराज धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित कन्व प्रिया के दूसरा गीत शीर्षक से उद्धृत है या फिर अवतरित है। और इस पद में वीणा रूपी जो नायिका है वो अपने प्रियतम संगीत रूपी नायक को जो है एकात्म भाव या वीणा के तारों का संगीत का एकात्मक भाव दिखाते हुए प्रेम की जो प्रतीकात्मक एकनिष्ठता है उसका चित्रण इसमें किया गया है। यानी प्यारे विद्यार्थियों इसमें वीणा रूपी जो नायिका है वह अपने संगीत रूपी नायक को अपनी एकनिष्ठ प्रेम भावना जो है प्रदर्शित करती है या जो है अपने प्रेम के भावों को जो है उद्घाटित करती है, प्रेम के मनोभावों का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए ये जो अकस्मात का अर्थ होता है अचानक ही। अकस्मात माने अचानक। जिस्म का अर्थ शरीर के सितारे से तारों से एक एक तार से तुम झंकार माने झंकृत होना, मधुर झंकृत होना, कंपन करना, बजना, एक सच बतलाना। ये स्वर्णिम सुनहरे, स्वर्णिम माने सुनहरे, ये संगीत नायक है। तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे, वीणा कह रही है। फिर देखेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। अवगुंठन का अर्थ होता है पर्दा, आवरण, घूंघट। ठीक है, यहाँ पर ढककर तुम्हारे सामने आई, कितनी लाज माने लज्जा शर्म। ठीक है, शर्म आई, लज्जा आई। हथेलियों से आरक्त का अर्थ प्यारे विद्यार्थियों यहाँ लिख रहा हूँ। आरक्त माने लाल, शर्म से लाल मुख को छिपा लिया तो लज्जा आ रही है, लज्जित हो रही है। देखिए किस प्रकार से इसका भाव है। वीणा रूपी नायिका कह रही है, वीणा रूपी नायिका कह रही है कि ये जो अकस्मात आज मेरे जिस्म के सितारे के एक एक तार में तुम झंकार उठे हो। वीणा रूपी नायिका संगीत रूपी नायक को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे मेरे प्रिय, ये जो अचानक से ही आज तुम मेरे जिस्म को, यहाँ पर ये जिस्म यानी यहाँ पर ये जो वीणा के जो तार है, तो आज मेरे इस शरीर के एक एक तार को तुम झंकार जब उठे हो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, हे मेरे सुनहरे स्वर्णिम संगीत, जब से आज तुम है मेरे इस मेरे स्वर्णिम संगीत, ये जो अचानक से ही मेरे शरीर के प्रत्येक तार से आज तुम जो झंकार उठे हो। किसको कह रहे हैं? वीणा रूपी नायिका जो है संगीत रूपी नायक को कह रहे हैं कि संगीत कब बजेगा? जब वीणा के तार हिलेंगे, वीणा के तार हिलेंगे, उनमें कंपन होगा तो मधुर झंकार उठेगी। और वह झंकार क्या है? संगीत है। और वह संगीत कहाँ सोया हुआ है? वीणा के भीतर सोया हुआ है, विद्यमान है। और वह कब जागृत हुआ है, कब उद्घाटित हुआ है? जब उसके तारों को छेड़ा जाता है, अर्थात उस तारों को बजाया जाता है, तब वह संगीत बाहर निकल करके आता है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है कि ये हे मेरे स्वर्णिम संगीत, कौन कह रही है? वीणा कह रही है, मेरे सुनहरे संगीत, जब से ये जो आज तुम अचानक से ही मेरे सारे जो तारों को झंकृत करके, तारों को छेड़ करके झंकृत करके तुमने जो संगीत निकाला है या संगीत को बाहर प्रदर्शित किया है, तो तुम सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, तुम सत्य इस बात को बताना मुझे। कौन कह रही है? वीणा कह रही है कि तुम सच बतलाना है मेरे सुनहरे संगीत कि तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे, कि तुम कब से मुझ में मेरे भीतर है वो विद्यमान थे, कब से मुझ में छुपे हुए थे। छुपे हुए थे का मतलब यूं संगीत, वीणा केवल खाली पड़ी है तो उससे संगीत नहीं निकलेगा। अब उसके तारों को जब छेड़ा जाता है, उसके तारों को बजाया जाता है, तब संगीत बाहर प्रकट होता है, संगीत निकलता है। ठीक है, राग रागिनियाँ निकलती है। ये कब होता है? तो ये बात ये वीणा कर रही है कि तुम कब से, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत कि तुम कब मेरे भीतर है, वो कब से छिपे हुए सो रहे थे, अर्थात मेरे भीतर विद्यमान थे।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को पोर पोर के अवगुंठन को ढककर तुम्हारे सामने गई। मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंगों को जो है, सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को, यानी मेरे शरीर के सारे अंग प्रत्यंगों, कौन करे, वीणा रूपी नायिका कहती है कि मैं अक्सर अपने सारे शरीर को, मेरे अंग प्रत्यंगों को, पोर पोर को, मेरे एक एक अंग को जो है अवगुंठन में ढककर, यानी मेरे शरीर के प्रत्येक अंग को मैं अपने आवरण में या फिर घूंघट में ढक करके तुम्हारे सामने गई। यहाँ पर एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है प्यारे विद्यार्थियों, जो घूंघट में है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जो क्या है, घूंघट में नायिका है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो ये जैसे वीणा रूपी क्या है, नायिका है। तो ये कह रहे कि मैं अपने अंग प्रत्यंगों को क्या है, इस प्रकार से घूंघट में ढक करके कितनी बार तुम्हारे सामने आई थी, कितनी बार तुम्हारे सामने आई थी, तुम कब से मुझ में छिपे थे। सुनो, मैं अक्सर तुम्हारे मेरे अंग प्रत्यंगों को ढक करके अपने आवरण में या घूंघट में ढककर तुम्हारे सामने गई। कौन कर रही है, वीणा रूपी नायिका संगीत रूपी नायक को कर रही है। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी, जब मैं तुम्हारे सम्मुख आती थी उस समय मैं तुमसे बहुत अधिक लज्जा करती थी, यानी मुझे बहुत अधिक तुम्हारे सामने सम्मुख आने पर शर्म आती थी। तो मुझे तुमसे कितनी लज्जा आती थी, यानी अत्यधिक लज्जा है वो करती थी। मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में, जब मुझे लज्जा आती थी तो मैं, ये जो वीणा रूपी नायिका कह रही है कि तब जब मैं आपके सामने आती थी, आपके सम्मुख आती थी ये संगीत रूपी नायक, तो मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाज से आरक्त मुख वो छिपा लिया। तब मैं अपनी लज्जा से अपने मुख मंडल को, लज्जा से अपनी हथेलियों से उसको छिपा लेती थी। अर्थात मुझे तुमसे बहुत अधिक शर्म आती थी, लज्जा आती थी। और इस कारण से जो नायिका प्रथम बार जो प्रेम कर रही है और प्रथम बार जो प्रेम में अपने प्रेमी से उसका सामना हो रहा है, सम्मुख वो सामने जा रही है, तो उस समय जो स्वाभाविक गुण इसमें बताया गया कि स्त्री का, वो जो है शर्म से अपनी हथेलियों से अपने लज्जा के द्वारा जो उसके मुखमंडल को जो लाल हो चुका है उसको वह हथेलियों से ढक रही है। और उस समय मुझे कितनी लाज आती थी। वीणा रूपी नायिका कह रही है कि हे संगीत रूपी प्रियतम, जब मैं तुम्हारे सामने आती थी उस समय मुझे बहुत अधिक तुमसे लज्जा आती थी, अर्थात शर्म आती थी। तो ये बात यहाँ पर प्रेम भावना से, ओतप्रोत श्रृंगार भाव से ये रचना है। ठीक है। और तो यहाँ पर एक वीणा को एक प्रतीकात्मक रूप से प्रेमी और संगीत को प्रेमी और प्रेमिका के रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है, नायक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। साथ ही साथ वीणा और संगीत के द्वारा प्रेम की एक निष्ठता का भाव व्यक्त भी किया है। तो विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि प्रेम में विभोर जो नायिका है वह नायक के सम्मुख जाने से लज्जा का भाव व्यक्त कर रही है। इस बात की प्रतीकात्मकता का चित्रण इसमें किया गया है। वीणा रूपी नायिका संगीत रूपी नायक के सामने जाते ही लज्जित होती है, लज्जा से वो जो शर्म है उसको आती है और उसका मुख है वो शर्म से लाल हो जाता है। इस प्रकार का भाव चित्रण किया गया है। प्रतीकात्मक रूप यमक, रूपक और यमक अलंकार, यमक है यमक, रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है। और भाषा तत्सम प्रधान शब्दावली है ही है, तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और प्रेम की एक निष्ठता का भाव चित्रण किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों पद है वो कनुप्रिया जी के, रामदास दिनकर जी के कनुप्रिया कविता से समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे कनुप्रिया के
आगे के पदों को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इन व्याख्याओं को ठीक से पढ़िए, नोट्स बनाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।